आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पर। नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है मैं बताने जा रहा हूँ। एन बराबर एम एन, यही है केवल संबंध। इतना ही लिख दो कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध होता है एन बराबर एम एन। एन होती है नॉर्मलता, एम होती है मोलरता और स्मॉल एन होती है अम्लता, क्षारकता या संयोजकता। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं। एन अपॉन 10 H2SO4 की मोलरता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करवा रहा है? मोलरता। तो एन बराबर दिया है, गिवन दैट लिख देता हूं मैं। क्या दिया है? n/10 यानी n बराबर 1/10। अब उसने कहा मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता यानी m ज्ञात करनी है। फॉर्मूला क्या होता है? n, यही होता है ना। तो हमें क्या दे रखी है? ये चीज दे रखी है, ये ज्ञात करनी है। अब क्या है? स्मॉल एन का हमें पता नहीं, तो स्मॉल है संयोजकता। संयोजकता किसकी याद करते हैं? एच की, हाइड्रोजन की। तो कितनी है यहाँ पर? 2। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। तो 1/10 बराबर m इंटू 2। तो 1/10 बराबर 2m। क्या होगा? इनकी मल्टीप्लाई हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 1/20 बराबर m। जब इससे 20 को 1 को भाग दोगे क्या होगा? 0.5 निकल के आपका आ जाएगा आंसर, मोल प्रति लीटर। तो समझ में आया? नहीं आया हो तो एक बार और देख लें। देखो हमें नॉर्मलता यानी एन दे रखी है। एन बराबर कितना देखा? 1/10। फॉर्मूला हमारा एन बराबर एम एन। तो एन बराबर संयोजकता कितनी दे रखी है? 2 हाइड्रोजन की, हमने लगा दिया। एन की जगह कितने लगा दिया? 2 कर दिया पुट। और जब m की और 2 की गुणा होगी तो 2m आ जाएगा। जब इनकी क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी तो 1/20 आ जाएगा। 1/20 को जब हम 20 को 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 0.5 मोल प्रति लीटर आपका आ जाएगा। अगला टॉपिक है आपका मोलरता। मोलरता मैं समझा चुका हूँ, अब समझेंगे मोलरता यानी मोलरिटी क्या होती है। तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम ब्लैक में घुले हुए किसी पदार्थ ग्राम अणुओं की मोलों की संख्या, उसमें क्या था? तुल्यांक की भारों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता। इसमें क्या? अणुओं या मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मात्रा प्रति अणुभार विलायक का भार किलोग्राम में। किसका होना चाहिए? विलायक जो हो वो किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। तो देखते हैं न्यूमेरिकल आपका देखो दे रखा है 4.9। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। m बराबर मात्रा प्रति अणुभार अपॉन विलायक का भार किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। ठीक है। मात्रा कितनी दे रखी है? देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, गिवन दैट मात्रा कितनी दे रखी है? 4.9 ग्राम। और क्या दे रखा है? विलायक का भार कितना दे रखा है? वेट कितना दे रखा है आपका? 100 ग्राम। ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है हमें? अणुभार। अणुभार किसका ज्ञात करना है हमें? H2SO4 का। किसका ज्ञात करना है? H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो इसका कितना होता है? 1, 2 प्लस इसका कितना होता है? 32। और O का कितना होता है? 16 गुणा 4। तो जब इन दोनों को क्या करेंगे? 2 + 32 + 64 सब मिला के हो जाएगा हमारा 98। अब लगा देते हैं फॉर्मूले में। तो मात्रा कितनी देखिए? 4.9 अपॉन कितना? 98 वन। अब कितना आएगा? भार, ब्लैक का भार किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। तो भार कितना है? 100। और जब क्या करेंगे इसे किस में है? ग्राम में है। जब किलोग्राम में बनाएंगे तो क्या कर देंगे? 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है।
2 जीरो से 2 जीरो गया, ऊपर जा क्या होगा 4.9 गुणा 10/98। क्या होगा जब इन दोनों की क्या होगी गुणा होगी तो ये कितना आ जाएगा 49/98। जब 49 की 98 को 49 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 0.5 मोल। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से रिवाइज कर ले, अगर फिर भी नहीं आए तो मुझ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें और मुझे बताएं कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, मैं और एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के लिए। अगला देख लेते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश। तो मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं? किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को, यानी मोलों की जो संख्या होती है उसके अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। फॉर्मूला होता है इसका विलेय का मोल प्रभाज बराबर कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहाँ स्मॉल एन होती है विलेय के मोल और कैपिटल एन होती है विलायक के मोल। आया समझ में? नहीं आया है तो आइए न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं। फॉर्मूला समझ में नहीं आया हो और आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। 4.46 ग्राम एथिल एल्कोहल जल में घुला है तो मोल प्रभाज ज्ञात करो। तो क्या क्या दे रखा है देखें। मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा? मोल प्रभाज फॉर्मूला है हमारा N बराबर W/M। अब देखो W कितना दे रखा है 46 और भाई हमें मालूम ही नहीं है तो क्या है लिख लेते हैं। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 12 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 5 प्लस 16 प्लस 1 तो 24 प्लस 5 प्लस 17 टोटल निकल के आया हमारा 46। तो कितना दे रखा है W कितना दे रखा है 46/46। तो काट दो कितना आ जाएगा N बराबर कितना आ जाएगा 1। विलेय का मोल प्रभाज अब निकाल लेते हैं। विलेय का मोल प्रभाज N/N प्लस नहीं मोल। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हाँ थोड़ा सा कर बता देते हैं। एक चीज निकालना भूल गए। कैपिटल हमने क्या निकाली स्मॉल एन निकाल लिए, तो अब कैपिटल एन भी निकालना है। तो कैपिटल एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा कैपिटल W कैपिटल M बराबर ये कैपिटल W का मान होता है 90 और इसका मान कितना होता है H2O। तो H2O का कितना आएगा निकाल लेना। H2O को जब निकालोगे तो आएगा हमारा 18 पंजे 90 तो N बराबर आ जाएगा हमारा 5। अब निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कर दो पुट। N कितना दे रखा है 1 प्लस कैपिटल कितना आया N इतना तो 1 प्लस अपॉन 6। इसी प्रकार से किसका निकालेंगे विलायक का मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज विलायक का मोल प्रभाज कितना आ जाएगा 1 कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो पता है कैपिटल N का कितना है 5 और स्मॉल n का कितना है 1 और इसका कितना है 5 तो कितना आया 1/5/6। यही क्या है आपका आंसर है। आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है आपका विसरण। तो विसरण क्या होता है, विसरण किसे कहते हैं इसके बारे में भी समझ लें। इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं आपके। गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाला फैलाव विसरण कहलाता है। यानी गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाला फैलाव विसरण कहलाता है। यानी जो गैस होती हैं जिस तरफ अधिक सांद्रता होती है उस तरफ ना होकर कम सांद्रता की ओर होने वाला फैलाव विसरण कहलाता है। अगला है हमारा परासरण। इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे।
जब दो भिन्न सांद्रता के विलयन किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाए तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं, तो इस घटना को परासरण कहते हैं। जब दो भिन्न सांद्रता का विलयन किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाए तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं, तो इस घटना के लिए हम क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। परासरण आप समझ चुके हैं। अब आई बात आती है हमारी झिल्ली, यानी पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो झिल्ली के बारे में इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, झिल्लियों के बारे में पूरी तरीका से आपके लिए समझा दिया जाएगा। झिल्लियाँ कैसी होती हैं, झिल्लियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो झिल्लियों के लिए मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें देख लेना। इतना ही समझ लो कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, उससे अलग अगर विलयन के लिए अलग किया जाता है तो ये कम सांद्रता की ओर जाने लगते हैं, और इसी घटना को हम परासरण कहते हैं। अब परासरण के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के, कितने टाइप से होते हैं? तो परासरण के दो प्रकार होते हैं, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। अंतःपरासरण किसे कहते हैं? जब परासरण की क्रिया बाहर से अंदर की ओर होती है तो उसे अंतःपरासरण कहते हैं। जब क्या होती है, कोई क्रिया बाहर से अंदर की ओर होती है तो उसे हम अंतःपरासरण कहते हैं। जैसे चूना या किशमिश का जल में फूल जाना, यानी क्या करते हैं, हमने क्या ले लिया, किशमिश ले ली, किशमिश के लिए किसमें डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो इसमें क्या होता है, अंतःपरासरण होता है, यानी भीतर से क्रियाएं होती हैं, भीतर से वह फूल जाती है। ठीक है। अगला टॉपिक है आपका बाह्य परासरण। जब परासरण की क्रिया अंदर से बाहर की ओर होती है तो उसे बाह्य परासरण कहते हैं। यानी जब परासरण क्रिया अंदर से किसकी ओर रही है, बाहर की ओर, बाहर निकल रहा, कुछ भी सही हो, बाहर निकल रहा है, बाहर की ओर होते हैं, उसे हम बाह्य परासरण कहते हैं। जैसे सिरे में अंगूर का पिचक जाना, यानी क्या लिया हमने, सीरा लिया, यानी सीरा क्या है, काफी चीनी घोली, और चीनी घोलने के बाद काफी किसकी मात्रा होनी, जल की मात्रा कम हो और चीनी की मात्रा अधिक हो, जब हम उसमें क्या डालेंगे, अंगूर डालेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, अंगूर पिचक जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बाह्य परासरण होता है। अब देख लेते हैं विसरण और परासरण में क्या अंतर होता है। तो विसरण और परासरण में अंतर समझते हैं। विसरण और परासरण डाल लेंगे। विसरण की क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। जो विसरण की क्रिया होती है वे क्या होती है, विसरण की क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। यह क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। ठीक इसका उल्टा ही है, यानी विसरण की क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, और परासरण क्रिया अधिक सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। अगला टॉपिक है आपका नंबर 2, विसरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विसरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन परासरण के लिए पारगम्य झिल्ली का होना अति आवश्यक है। विसरण की क्रिया ठोसों में होती है, यानी विसरण की क्रिया सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही हो सकती है। परासरण की क्रिया प्रायः सांद्रता के द्रवों में ही होती है, और यह केवल लिक्विड में ही संभव है, बाकी गैस, सॉलिड किसी में भी संभव नहीं है। अब देख लेते हैं झिल्ली किसे कहते हैं। झिल्ली के बारे में बात चल रही थी सर। झिल्ली हमने पढ़ाई थी, जब दो भिन्न सांद्रता से विलयन किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की विलायक के अणु जाने लगती है, तो इस घटना को परासरण कहते हैं। तो यहाँ झिल्ली आई थी, सर झिल्ली क्या होती है, तो झिल्ली के बारे में समझ लेते हैं। झिल्ली किसी विलयन में बड़े आकार के कणों को दूर करने के लिए जिस साधन का प्रयोग होता है उसे झिल्ली कहते हैं। यानी किसी विलयन के में क्या होते हैं, बड़े बड़े कण होते हैं, और उसे अलग करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम झिल्ली कहते हैं। यानी एक तरीके से और समझ लेते हैं इसे, किसी ठोस अथवा द्रव्य की बहुत पतली परत झिल्ली कहलाती है। जैसे आप समझ लें, जैसे क्या होती है, चाय होती है। चाय देखा है आप लोगों ने, चाय पीते हैं आप सभी सुबह सुबह उठते हैं तो क्या पीते हैं, सबसे पहले चाय पीते हैं। तो चाय पीते हैं तो चाय छानने वाली चलनी होती है। चलनी जो होती है, जब हम चाय के लिए छानते हैं तो उसमें क्या होता है, जो चाय पत्ती होती है वो अलग रुक जाती है और चाय नीचे निकल जाती है। तो यहाँ वो वाला एग्जाम्पल नहीं दे सकते, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की भाषा हम समझेंगे, ठीक है। तो किसी भी विलयन में बड़े आकार के कणों को दूर करने के लिए जिस साधन का प्रयोग होता है उसे हम झिल्ली कहते हैं। झिल्ली कितने प्रकार की होती है, तो बेटा झिल्ली 3 प्रकार की होती है। अपारगम्य झिल्ली,
पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो झिल्लियां तीनों प्रकार की पड़ती हुई चलेंगे क्रम से। अपारगम्य झिल्ली क्या होती है? वे झिल्ली जिनमें विलेय और विलायक के अणु आर पार नहीं गुजरते अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। वे झिल्ली जिसमें विलेय और विलायक के अणु आर पार नहीं जा सकते, उसमें से नहीं निकल सकते, उसे हम अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। नाम से ही अपार, यानी इसमें कोई भी पार नहीं हो सकता, उसे हम अपार से ही समझ जाएंगे कि अपारगम्य झिल्ली क्या होती है। अपार, अपार मानी इसमें कोई भी नहीं जा सकता, ना ही विलेय के अणु पास हो सकते हैं, ना ही विलायक के अणु पार हो सकते हैं। तो ऐसी झिल्ली को हम अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। दूसरी होती है हमारी पारगम्य झिल्ली। पारगम्य से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें आर पार निकल जाना, पार हो जाना। पारगम्य झिल्ली से क्या हो रहा है? शो हो रहा है कि इसमें पार निकल जाना। ऐसी झिल्लियां जिनमें विलेय और विलायक के अणु आसानी से आर पार निकल जाते हैं पारगम्य झिल्ली कहलाती हैं। अब हमने कितनी झिल्लियां पढ़ ली? 2 झिल्लियां पढ़ ली। दोनों झिल्लियां बहुत अच्छे तरीके से समझाया हमने। जैसे अपार, अपार मानी इसमें कोई भी नहीं जा सकता, पार मानी जा सकते हैं। तो अपार से हो गया वे झिल्लियां जिसमें विलायक और विलेय के अणु पार पार नहीं जा सकते। और पारगम्य में हो जाए ऐसी झिल्लियां जिसमें विलायक के अणु आसानी से आर पार जा सकते हैं, हमारे पारगम्य झिल्ली कहलाती है। अब दूसरी अगली है आपकी अर्धपारगम्य झिल्लियां। तो वे झिल्लियां जिनमें विलेय के अणु आर पार नहीं गुजरते तथा विलायक के अणु आर पार गुजर जाते हैं, जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्लियां कहते हैं। आप समझ सकते हैं अर्ध मानी आधा, क्या हो गया? आधी चीज के लिए पार करती है। तो यानी विलेय और विलायक 2 हैं, तो इसमें क्या होगा? वे झिल्लियां जिनमें विलेय के अणु आर पार नहीं गुजर सकते बट विलायक के अणु आर पार गुजर जाते हैं, तो उन्हें अर्धपारगम्य झिल्लियां कहते हैं। जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN6 एक उत्तम क्वालिटी की अर्धपारगम्य झिल्ली है। पराशर दाब के लिए व्यंजक बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं पराशर दाब किसे कहते हैं। तो पराशर दाब किसे कहते हैं तो समझ लेते हैं बेटा। जब 2 भिन्न सांद्रता विलयनों की किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करके रखा जाए तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं। इस दाब को पराशर दाब कहते हैं। विलयनों, जब 2 भिन्न सांद्रता के विलयनों की किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखा जाए तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं, और इस दाब को हम पराशर दाब कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? पी से। इसका मात्रक वायुमंडल होता है। इसे दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं। किसी विलयन के वाष्प को बढ़ाकर विलायक के वाष्प के बराबर करने के लिए विलयन पर बाहर से लगाए गए कम से कम दाब को पराशर दाब कहते हैं। यानी किसी विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाकर विलायक के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए विलयन पर बाहर से लगाए गए कम से कम दाब को हम पराशर दाब कहते हैं। पराशर दाब के लिए व्यंजक, पराशर दाब के लिए व्यंजक क्या होता है? तो सबसे पहला होता है हमारा बॉयल बार्नहाफ हाफ का नियम। तो बॉयल बार्नहाफ हाफ का हम नियम पढ़ाते हैं, आपका अगला टॉपिक में और नियम पढ़ाएंगे। पहले बॉयल आपका आज यहीं तक रोकेंगे। तो इसका नियम क्या होता है समझ लेते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी क्या होता है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। यह नियम बॉयल बार्नहाफ हाफ का नियम कहलाता है। यानी P अनुपाती C यदि I स्थिर हो तब। ठीक है, अगला नियम पढ़ेंगे आप चार्ल्स बार्नहाफ हाफ का नियम। तो चार्ल्स बार्नहाफ हाफ का नियम अगली वीडियो में आपके लिए मिल जाएगा। और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें।